आप तमामी स्टूडेंट को सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोर्स 3 के अंदर मैं खुशामदीद कहता हूँ। और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स जिसका आगाज़ हम आज से करने जा रहे हैं, एंड दिस इज़ द केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो कोर्स है इसके कंटेंट्स क्या हैं, ये कंटेंट्स अब आपके सामने हैं। और ये जो कोर्स है इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 9 को कवर करेंगे। और ये जो कवरेज होगी ये बेसिकली टोटली कॉन्सेप्चुअल कवरेज है, और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कोर्स रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो कोर्स है इसके अंदर हम केमिकल प्रिपरेशंस को पढ़ने जाएंगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल प्रिपरेशन को पढ़ेंगे और उसके बाद उनके केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। यानी ये जो कोर्स है इसके अंदर जो बुनियादी तौर पे जो कवरेज है वो आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस की कवरेज है, यानी आपकी रिएक्शंस की कवरेज है। और ये मेजर जो रिएक्शंस हैं जो इन 3 चैप्टर्स के अंदर मौजूद हैं उन पे आपने कमांड हासिल करनी है। यही इस कोर्स का बुनियादी मकसद है जी। तो केमिकल प्रिपरेशंस, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं पहले उनकी केमिकल प्रिपरेशंस को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यानी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो ये इस कोर्स का हिस्सा है जी। तो ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, और इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, जब यानी इस सीरीज़ के तमाम लेक्चर्स मुकम्मल हो जाएंगे, तो आप इस नतीजे पे पहुँचेंगे जी कि आप सेक्शन बी मुकम्मल तौर पर अटैम्प्ट करने के काबिल होंगे। यहाँ लिखा हुआ है 80% क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। 80% में अगर आप आईयूपैक सिस्टम के तहत नोमेनक्लेचर को मिला लें और चैप्टर 6 भी क्योंकि आप कर चुके हैं, इन दोनों को भी अगर आप मिला लें तो आप 100% कोर्स कवरेज आपको सेक्शन बी से मिल जाएगी। और जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में भी जो 2 सवाल होते हैं उन दोनों सवालों के 3-3 पार्ट होते हैं। तो दोनों सवालों के कम से कम 2-2 पार्ट, और कभी कभी ऐसा मौका भी आएगा कि तीनों पार्ट आप अटैम्प्ट कर सकेंगे। सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि ये आपने बहुत तवज्जो से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसकी साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है और इसको साथ साथ रिवाइज भी करते रहना है जी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि ये रटने से नहीं आएगा, पहले इसको समझना है, समझने के बाद फिर आपने इसको समराइज़ करना है, समराइज़ करने के बाद आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। इम्तिहान से पहले जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ये पार्ट क्या होगा जी, आपका स्ट्रांग होगा, और उतना ही आपको इस पार्ट में से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आसान होगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, दिस इज़ नॉट रोट लर्निंग। यहाँ रटना नहीं है जी, यहाँ आपको समझ के पढ़ना है जी। जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो रट के भी उससे गुजारा किया जा सकता है, लेकिन दिस इज़ द कॉन्सेप्चुअल पार्ट। तो आप अपना दिमाग बनाएं जी, और आज ही से इस बात का फैसला करें जी कि ये जो कोर्स है जी इसको आप ध्यान से करेंगे, असाइनमेंट्स और टेस्ट वक्त पे देंगे जी, तो आपको इस कोर्स से ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपने इस कोर्स को भी बाद में रख के पढ़ेंगे, असाइनमेंट और टेस्ट का ख्याल नहीं रखेंगे, इसका रिवीजन नहीं करेंगे, तो फिर आपको इम्तिहान के अंदर ये पार्ट, ख़ास तौर पे ये जो कोर्स है जी, इसमें आपको इम्तिहान के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज से इस कोर्स को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा जी, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, यानी जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे जी, वो अल्केन्स है। और अल्केन्स के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जी। और 2 मेंबर्स को हम डिस्कस करेंगे, मीथेन और इथेन। ये आपके कोर्स का हिस्सा है जी। तो पहले हम केमिस्ट्री ऑफ मीथेन डिस्कस करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ इथेन डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो मेन लेक्चर सीरीज़ है उसके अंदर आज ये पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें स्टडी करना है केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स। केमिस्ट्री ऑफ मीथेन पे बात करते हैं जी। जैसा मैंने आपको बताया कि मीथेन और इथेन को अलग-अलग से पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी केमिस्ट्री ऑफ मीथेन। सबसे पहले हमें ये देखना है जी कि मीथेन को किस किस तरीके से बनाया जाता है जी। तो मीथेन की तैयारी का तरीका पढ़ने जा रहे हैं, या मीथेन को प्रिपेयर करने के मेथड्स को हम यहाँ सीखेंगे। तो मीथेन को बनाने का जो पहला तरीका है जी वो है जी बाय द रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड।
तो मिथाइल आयोडाइड आपका अल्काइल हैलाइड है जी। तो मिथाइल आयोडाइड की अगर रिडक्शन करवाई जाएगी तो रिडक्शन के ज़रिए से आपको क्या मिल जाएगा, मीथेन मिल जाएगा। ठीक है जी। अब आपको मिथाइल आयोडाइड फौरन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मिथाइल आयोडाइड का फार्मूला क्या है जी। अब आपने क्या करना है जी, रिडक्शन क्या है इसको आपने ख्याल रखना है। जो नई टर्मिनोलॉजीज आती जा रही हैं जी कि रिडक्शन का मतलब क्या है, या भी जो मुख्तलिफ आगे टर्मिनोलॉजीज आएंगी उनका मतलब आपको पता हो तो आपको अंदाजा हो जाएगा जी कि मिथाइल आयोडाइड के साथ करना क्या है जी। तो रिडक्शन का मतलब होता है जी द एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। तो मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन आपने किससे करवाना है, नेसेंट हाइड्रोजन से करवाना है। और नेसेंट हाइड्रोजन किस तरह से प्रोड्यूस होती है, तो ये देखें दो साइड रिएक्शन लिखे हुए हैं। तो नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का एक तरीका तो ये है जी कि इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम मेटल से करवा दें, तो इसके नतीजे में आपको नेसेंट ऑक्सीजन नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगी। और दूसरा तरीका क्या है जी कि जिंक जो मेटल है उसका रिएक्शन आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवा दें, तो इसके नतीजे में भी आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगी। तो इस नेसेंट हाइड्रोजन का रिएक्शन अगर मिथाइल आयोडाइड से करवाया जाएगा तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। और इसकी इक्वेशन अब आपके सामने है जी। मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन हमने करवाया नेसेंट हाइड्रोजन से। नेसेंट किसी भी चीज़ को अगर आपने नेसेंट शो करना है जी तो उसको शो करने का तरीका क्या है जी कि आप उस सब्सटेंस को किस में फॉर्म में लिख दें जी, उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दें। तो अगर आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो सब्सटेंस है उसकी जो स्टेट है वो क्या है जी, नेसेंट है। और नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब है जिंक और HCl का जब रिएक्शन करवाया तो इसके नतीजे में जो नई पैदा होने वाली हाइड्रोजन है इसको नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे इसको कंज्यूम करने वाला रिएक्टेंट मौजूद है तो इसलिए ये नेसेंट हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने से पहले क्या हो जाएगी, इस रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाएगी। और इसके नतीजे में आपको क्या मिल जाएगा जी, मीथेन मिल जाएगा और बाय प्रोडक्ट के तौर पे आपको हाइड्रोजन आयोडाइड मिलेगा जी। तो ये जो रिएक्शन है ये सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हुआ क्या जी कि ये एक हाइड्रोजन इस CH3 के साथ चली गई तो ये क्या बन गया, CH4 बन गया। और दूसरी हाइड्रोजन आयोडीन के साथ चली गई तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। अच्छा जी, ये तो इक्वेशन है जी। इक्वेशन अब आपको समझ में आ गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, नेसेंट हाइड्रोजन से करवा रहे हैं। अब आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये इक्वेशन आपने लिखनी है जी, और इक्वेशन लिखने के बाद अब आपने ये जो स्पीशीज आपको नजर आ रही है कम से कम अपना मेन रिएक्टेंट और मेन प्रोडक्ट तो इसका आप नाम साथ साथ लिखें। ठीक है जी। और दोनों सिस्टम आपने सीखे हैं जी, कॉमन नेम में लिखने भी आपने सीखे हैं और आईयूपैक सिस्टम के तहत नेम लिखना भी सीखे हैं। तो इनको अगर आप साथ साथ लेके चलेंगे और इक्वेशंस के साथ नाम को भी आप लिखेंगे तो आपको इसका फ़ायदा इम्तिहान में पता लग जाएगा जी। तो जिस तरह से आपको कराया जा रहा है आप उस तरह से करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अपने तरीके पे चलेंगे तो फिर आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकेगा जितना हमारी ख्वाहिश है कि आपको फ़ायदा हो। अच्छा जी, तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है जी, आयोडोमीथेन। ये आयोपैक सिस्टम के तहत नाम है इसका, और इसको मिथाइल आयोडाइड भी कहते हैं। तो आयोडोमीथेन से आपने क्या बनाया जी, मीथेन बनाया, और इस मीथेन को मार्श गैस कहते हैं जो इसका कॉमन नेम है जी। तो आपने मिथाइल आयोडाइड से मीथेन बनाया, या आपने आयोडोमीथेन से क्या बनाया जी, मीथेन बनाया। तो ये सिंपल सा केमिकल रिएक्शन था जिसके अंदर आपने मिथाइल आयोडाइड की क्या की है जी, रिडक्शन की है। और रिडक्शन का मतलब होता है जी एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये पहला तरीका था मीथेन को बनाने का। अच्छा जी, जो दूसरा तरीका है जी, मिथाइल आयोडाइड से ही हम मीथेन बनाने जा रहे हैं, लेकिन इस बार हम रिडक्शन नहीं करा रहे बल्कि हम क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा जी, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन। ठीक है जी। तो अब से लेकर आखिर तक जब भी जिनेशन का वर्ड आएगा तो अपने आपके दिमाग में फौरन आ जाना चाहिए कि जिनेशन का मतलब है ऐड करना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रो, तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन को ऐड करना। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है। ये नेसेंट फॉर्म थी और नेसेंट फॉर्म हमें प्रोड्यूस करनी पड़ी थी जी।
केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, तो नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन रिडक्शन कहलाता है। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर हो, यानी गैशियस फॉर्म के अंदर हो, तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है? ये रिएक्शन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहलाता है जी। तो ये जो हाइड्रोजन है जी, ये गैस है। अब इस गैस को ट्रैप करना या इसका रिएक्शन करवाना तो बड़ा मुश्किल है जी। तो ये रिएक्शन किस तरह से करवाया जाता है? रिएक्शन इस तरह से करवाया जाता है जी कि ये जो हाइड्रोजन है, ये आपके ट्रांजिशन जो मेटल्स हैं उनके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके अंदर इंट्रेसेस होती हैं, यानी जो उनका सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं होती है, बल्कि उसके अंदर क्या होते हैं जी? होल्स होते हैं। तो उस होल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होती है और ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये एज अ कैटलिस्ट का काम करते हैं। जब इन्हें हीट किया जाता है तो हीट करने पे ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं और इस रिएक्शन को करवाने में मदद देते हैं जी। तो ये रिएक्शन की इक्वेशन अब आपके सामने है जी। मिथाइल आयोडाइड की आपने हाइड्रोजनेशन करवाई है। हाइड्रोजनेशन का मतलब है जी एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है ये प्लाटिनम के अंदर जो कैटलिस्ट है जी, जो ट्रांजिशन मेटल है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद थी। और ये प्लाटिनम दो काम करता है। एक काम तो करता है जी कि ये हाइड्रोजन को रिलीज करता है, और दूसरा काम क्या करता है जी, ये इस मीथेन की फॉर्मेशन के अंदर मदद देता है। ठीक है जी। तो ये हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड टूटेगा, यकीन है जो मिथाइल आयोडाइड है उसमें कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड टूटना है, इसी तरह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है, और उसके बाद फिर हाइड्रोजन को कार्बन के साथ जाना है और फिर हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ जाना है। तो ये तमाम बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन का जो काम है वो कौन करता है? वो आपका कैटलिस्ट करता है। तो कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से रिएक्शन वकू पजीर हो जाता है जी। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है? ये रिएक्शन आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहलाता है। हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन और हाइड्रो का मतलब है जी हाइड्रोजन की एडिशन। तो ये दूसरा तरीका है मिथाइल आयोडाइड से मीथेन को बनाने का। तो ये हाइड्रोमीथेन था जिसको आप मिथाइल आयोडाइड भी कहते हैं, और इस नतीजे में जो आपने कंपाउंड बनाया है वो आपका क्या है जी? मीथेन है, जिसको आप मार्श गैस भी कहते हैं। तो आपने क्या देखा जी? रिएक्टेंट सेम है, दोनों रिएक्शंस के अंदर आपको मिथाइल आयोडाइड नजर आ रहा है जी, लेकिन आपका जो रिएजेंट है ये पहला वाला रिएक्टेंट कहलाता है। रिएक्टेंट का जिस चीज़ के साथ रिएक्शन करवाया जाता है वो कहलाता है रिएजेंट। ये जो आपको मिलता है, जो मेन होता है वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है, और जो उसके साथ आपको दूसरी चीज़ मिलती है वो क्या कहलाता है? बाय प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट को जिस चीज़ के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा वो रिएजेंट कहलाएगा। जो आपकी मेन प्रोडक्ट होगी उसको आप प्रोडक्ट कहते हैं, और उसके साथ जो कुछ भी मिलेगा वो क्या कहलाएगी? आपकी बाय प्रोडक्ट कहलाएगी। तो आपने क्या देखा इन दोनों रिएक्शन में? खास बात क्या देखी थी कि इन दोनों रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है वो आपका सेम है, वो आपका मिथाइल आयोडाइड है, लेकिन रिएजेंट फर्क है। और बल्कि रिएजेंट भी एक तरीके से एक ही है, दोनों के अंदर आपको हाइड्रोजन ही नजर आ रहे हैं, उनकी स्टेट फर्क है। रिडक्शन का मतलब है रिएक्शन विद नेसेंट हाइड्रोजन, और हाइड्रोजनेशन का मतलब है रिएक्शन विद मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अच्छा, ये दूसरा रिएक्शन अब आपके सामने है, और ये लिखा हुआ है जी बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम एसीटेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, मैंने इसको दूसरा रिएक्शन इसलिए कहा है क्योंकि आपने जो पहला रिएक्शन पढ़ा है उसके अंदर जो रिएक्टेंट था वो सेम था, सिर्फ और सिर्फ क्या था जी? रिएजेंट का फर्क था। तो इस तरह से अगर आप इसको समराइज करते जाएंगे तो आपके लिए मजीद आसानी होती चली जाएगी कि आपके नंबर खुद ब खुद कम होते चले जाएंगे। ठीक है जी। रिएक्शन की तादाद को कम करने का तरीका यह है जी कि आप जो एक जैसे हैं उनको आप एक मान लें। अगर आप उनको अलग अलग मानेंगे तो खुद ब खुद आपकी जो तादाद है वो बढ़ती चली जाएगी। तो आपने अपनी आसानी के लिए क्या करना है जी? इन्हें समराइज करना है, क्योंकि अगर आपने इन्हें समराइज नहीं किया तो फिर आपके लिए ये जो रिएक्शंस हैं ये इंतहाई बर्डन होते चले जाएंगे। खैर जी, तो ये दूसरे किस्म का रिएक्शन, ये दूसरा तरीका है मीथेन को बनाने का, और ये लिखा हुआ है जी बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम एसीटेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों रिएक्शन के नाम आपको दिए हुए हैं, और सोडियम एसीटेट का मतलब ये है जी कि एसिटिक एसिड से ये ड्राइव हुआ है, और क्योंकि एसीटेट का वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये है जी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एसीटेट का मतलब दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं जी एसिटिक एसिड।
तो एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह क्या लग गया है जी, सोडियम लग गया है, तो ये क्या कहलाएगा, सोडियम एसीटेट कहलाएगा। तो सोडियम एसीटेट का रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलती है, और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कहलाता है डी कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन। डी का मतलब है जी रिमूव होना, और कार्बो ऑक्सीलेशन का मतलब है जी कार्बन डाइऑक्साइड का, या आप ये कहें जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का रिमूव होना, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन होते हैं जी। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाता है। डी का मतलब रिमूव होना, कार्बोक्सिलेशन का मतलब जी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का मतलब यानी COO या कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होना, ये क्या कहलाता है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाता है। ये रिएक्शन अब आपके सामने है जी, ये आपका सोडियम एसीटेट है जी। तो अगर यहाँ पे सोडियम हटा दें और H लगा दें तो ये एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो ये सोडियम डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड का, तो ये सोडियम एसीटेट है। इसका रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में आपको मीथेन मिलेगा। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इसलिए करवा रहे हैं जी कि ये COO ग्रुप क्या हो गया जी, रिमूव हो गया, और बाय प्रोडक्ट के अंदर ये यकीनन मौजूद है जी। और सोडियम कार्बोनेट ये एज अ बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगी। तो ये सोडियम इथेनोएट है जी, जो इसका आईयूपीएच सिस्टम के तहत नाम है, और कॉमन नेम इसका सोडियम एसीटेट है। तो इससे आपने क्या बनाया जी, मीथेन बनाया। और हुआ क्या है जी, डी कार्बोक्सिलेशन हुई है, और ये जो पार्ट है जी, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जी, उसने इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को क्या किया जी, रिमूव किया, और रिमूव करके क्या बनाया जी, सोडियम कार्बोनेट बनाया, और उसकी वजह से इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, और इस ये जो हाइड्रोजन यहाँ से बचा है जी वो इस कार्बन के साथ आके अटैच हो गया, और उसके नतीजे में क्या मिल गया आपको, मीथेन मिल गया। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं जी। डी का मतलब निकलना, और कार्बोक्सिलेशन का मतलब है जी इस कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप का निकलना, यानी COO ग्रुप का निकलना। तो ये रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाता है जी। तो सोडियम एसीटेट का रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जाता है तो मीथेन मिलता है। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि एक कार्बन वाला अल्केन बनाने के लिए आपको 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की ज़रूरत होती है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर इनको याद रखें तो आप बड़े आराम से इन रिएक्शंस को कैरी कर सकते हैं जी। क्योंकि अगर आप मीथेन पढ़ रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने होमोलोगस सीरीज़ के अंदर पढ़ा था जी कि जिस तरह के अल्केन्स के तमाम फैमिली मेम्बर्स को बनाने का तरीका एक ही है, इसी तरह उनके केमिकल रिएक्शन भी क्या हैं जी, यकसा हैं। तो अगर आप मीथेन को सही से पढ़ लें तो इथेन आपके लिए बहुत ही आसान है। और अगर इम्तिहान में प्रोपेन बनाने के लिए आ जाता है, ब्यूटेन बनाने के लिए भी आ जाता है, तो भी आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या खास बात बताई कि अगर आपने एक कार्बन वाला अल्केन बनाना है तो एक कार्बन वाले अल्केन को बनाने के लिए उससे एक कार्बन ज़्यादा, यानी एक को बनाने के लिए 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी सोडियम डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर अगर 2 कार्बन होंगे तो उसके नतीजे में आपको 1 कार्बन वाला अल्केन मिलेगा। अच्छा जी, ये तीसरा तरीका है, या आप इसको चौथा तरीका कहें जी, कि मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करवाई जाए तो इसके नतीजे में आपको क्या मिलता है जी, मीथेन मिलता है जी। हाइड्रोलिसिस क्या होता है जी, पहले तो ये देखें जी, ये मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है जी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम डिटेल के अंदर चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी अगर आपको इसका फार्मूला निकालना है तो फार्मूला बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि मिथाइल होता है जी CH3, और मैग्नीशियम है Mg, और आयोडाइड है I। तो CH3MgI ये मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का फॉर्मूला है जी। और हाइड्रोलिसिस आपके सामने नया वर्ड आया है, तो लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, और हाइड्रो का जो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल होता है वो वाटर के लिए इस्तेमाल होता है जी। तो वाटर के ज़रिए से कंपाउंड को ब्रेक करना, इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है जी। तो इसका मतलब है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन
आपने वाटर के साथ करवाना है और वाटर इस मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को डिकम्पोज करेगा और उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा जी, मीथेन मिलेगा। तो ये इक्वेशन अब आपके सामने है जी। ये मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, ये आपने वाटर दिखाया है जी। मिथाइल पे जो चार्ज होता है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे जो चार्ज होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये तमाम बातें डिटेल के अंदर, मैं यहाँ पे डिटेल में लेके नहीं जा रहा, ये तमाम चीज़ें मैं आपको डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा जिस वक्त मैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ाऊंगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम बातें आप डिस्कस करेंगे, चंद ही लेक्चर का इंतजार है तो आप ये तमाम बातें भी सीख लेंगे। अभी आप इस रिएक्शंस को याद करने की कोशिश करें, वैसे इसको समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है जी। तो ये मिथाइल पे ये चार्ज कैसे आया है, इन पे हम डिटेल के अंदर बात करेंगे बाद में जी। तो मिथाइल पे नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और वाटर के अंदर आप ये जानते हैं कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और उसी की वजह से एच पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है जी। और हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि नेगेटिव स्पीशी ही पॉजिटिव स्पीशी पे अटैक करती है जी। तो ये जो मिथाइल है इसके पास अटैकिंग कैपेबिलिटी है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अटैक करेगी इस हाइड्रोजन पर और इसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा जी, मीथेन मिलेगा। और ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो इस मैग्नीशियम पे अटैक करेगा और उसके नतीजे में ये आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगी जी। तो ये सिंपल सा रिएक्शन था, हाइड्रोलिसिस हुई और एक तरीके से आप इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं जी कि मिथाइल के साथ क्या चला गया, हाइड्रोजन चला गया और OH किसके साथ चला गया, MgI के साथ चला गया। तो ये सिंपल सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं जी। तो इसके नतीजे में भी आपको क्या मिला जी, मीथेन मिला जी। तो ये मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है और इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कॉमनली कहते हैं जी। और इस नतीजे में आपको क्या मिला जी, मीथेन मिला, जिसको आप मार्स गैस भी कहते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है जी, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से आप की हाइड्रोलिसिस करके यानी वाटर के साथ रिएक्शन करके भी मीथेन बना सकते हैं। अच्छा जी, ये तो आपने 3 या 4 तरीके पढ़े मीथेन को बनाने के। अब हम मीथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा जी कि जो मीथेन है जी वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने की वजह से जी ये लेस रिएक्टिव है। इसका मतलब है जी कि ये इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंतहाई कम है, यानी जो इसके केमिकल रिएक्शंस हैं वो बहुत ही कम है जी, क्योंकि ये इसका जो रिएक्शन करना है वो जी मुश्किल है जी, क्योंकि कार्बन की तमाम वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हैं या कार्बन से सेटिस्फाई हैं, तो ये केमिकली रिएक्टिव नहीं है जी। हाँ, कुछ रिएक्शंस हैं जो ये कर देता है, तो उस पर हम बात करेंगे जी। तो जो पहला रिएक्शन है, और ये जो पहला रिएक्शन है वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का खासा है जी। तो क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ये रिएक्शन देते हैं जी, तो मीथेन भी ये रिएक्शन देता है, इनर्ट होने के बावजूद भी ये रिएक्शन देता है। और ये रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है जी कंबशन रिएक्शन जी। तो कंबशन का मतलब क्या होता है जी, कंबशन का मतलब होता है जी द बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो एयर की मौजूदगी में, और एयर के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए जी, तो उसकी मौजूदगी में अगर हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाएगा तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, ये रिएक्शन आपका कंबशन रिएक्शन कहलाएगा। और जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया जी कि ये तमाम ही हाइड्रोकार्बन का खासा होता है जी, तो इसलिए अल्केन भी कंबशन रिएक्शन देता है। और कंबशन रिएक्शन की जो प्रोडक्ट होती हैं वो भी सेम ही होती हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो अनसैचुरेटेड हो, अगर आप उसकी कंबशन कराएंगे तो आपको यही प्रोडक्ट मिलेंगी, यानी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, आपको वाटर मिलेगा और वाटर के साथ साथ आपको लॉट अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी आपको मिलेगी। तो ये कंबशन कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबशन कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं और इसके नतीजे में आपको हीट एनर्जी मिलती है। यानी ये रिएक्शन कैसा है जी, ये रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जी। तो इस रिएक्शन की इक्वेशन को हम देख लेते हैं जी। ये इक्वेशन अब आपके सामने है जी। तो मीथेन की कंबशन करवाई है, यानी मीथेन का रिएक्शन आपने ऑक्सीजन के साथ करवाया है, तो इसके नतीजे में आपको कंबशन कॉन्स्टिट्यूएंट मिले हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिली है और वाटर मिले हैं, और इसके साथ साथ आपको हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिली है। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है जी, कंबशन रिएक्शन। और कंबशन रिएक्शन के अंदर होता क्या है जी कि ये जो मीथेन है ये मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, कार्बन इसका अलहदा हो जाता है, हाइड्रोजन इसका अलहदा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और हाइड्रोजन वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो ये कंबशन रिएक्शन कहलाता है जी। और कंबशन का मतलब आप जान गए होंगे जी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन एयर इन ऑर्डर टू डिकम्पोज हाइड्रोकार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
तो ये मीथेन है और इस मीथेन को आपने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट किया। अच्छा, ये दूसरा रिएक्शन है जी मीथेन का, और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन आपका हेलोजिनेशन रिएक्शन कहलाता है। और इस बात का ख्याल रखिएगा जी, जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है ये आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है जी। और फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब ये है जी कि ये डार्क के अंदर नहीं होता, ये ऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर नहीं होता। इसके लिए ये आपको लाजमी किसकी ज़रूरत होती है जी, सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो ये रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में होगा, सनलाइट के बगैर ये रिएक्शन नामुमकिन है जी। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, ये रिएक्शन आपका हेलोजिनेशन रिएक्शन कहलाता है। और हेलोजिनेशन का मतलब है जी, जिनेशन का मतलब है जी एडिशन, और हेलो का मतलब है जी यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है जी। तो इनकी एडिशन को हम पढ़ने जा रहे हैं जी। तो जो मीथेन है जी, तो मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन लेकर जाएगा गैस फॉर्म के अंदर। सनलाइट लाती है, तो एरो पर आपके लिए सनलाइट लिखना आपके लिए जरूरी है। तो इसके लिए क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मोनोसब्स्टिट्यूट मीथेन। और ये भी सिंपल आप ये कह दीजिए कि डबल डिस्टिल रिएक्शन है जी। ये क्लीन एक हाइड्रोजन को इसने सब्स्टिट्यूट किया जी, तो एक हाइड्रोजन इसका निकल गया, ग्रीन आगे लगा है, और हाइड्रोजन निकला वो ग्रीन के साथ है जी। तो ये आपका ये नाम इसको देखिए, तो मीथेन किसमें हो गया है, क्लोरोमीन के अंदर कन्वर्ट हो गया जी। जो ये रिएक्शन है ये चेन रिएक्शन होता है जी। जब तक तमाम के तमाम रिमूव नहीं हो जाएंगे, जब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा जी। तो ये सेकंड स्टेप में क्या होता है जी, मजीद साइड अगर आप रखें तो मजीद प्लान होती है और हाइड्रोजन एक और हो जाता है जी, और इसके अंदर जो आपका क्लोरोमीन है वो डाइक्लोमीन के अंदर हो जाता है जी। तो एक और हाइड्रोजन निकल जाता है और एक और क्लोरीन आके यहाँ पे लग जाता है। जो तीसरे स्टेप में क्या होता है, क्लोरोमीथेन किससे कन्वर्ट हो जाता है जी, ट्राइक्लोमीथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक और हाइड्रोजन निकल जाता है, इस जगह के लग जाए, क्लोरीन के लग जाए, और अगर रिएक्शन मजीद करवाया है ट्राइक्लोरोमीथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, या कार्बन टेट्राक्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है जी। और आपकी जो हेलोजिनेशन है वो क्या हो जाती है, वो मुकम्मल हो जाती है। यानी मीथेन के तमाम हाइड्रोजन मुख्तलिफ स्टेप के अंदर क्लोरीन से क्या हो जाते हैं जी, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी हाइड्रोजन क्लोरीन से क्या हो रहा है जी, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जा रहा है, क्लोरीन किसके साथ आ रही है जी, हाइड्रोजन के साथ जा रही है। तो स्टेप वाइज ये रिएक्शन होता है, और मीथेन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, ये रिएक्शन आपका हेलोजिनेशन रिएक्शन कहलाता है। और ये रिएक्शन आपके क्या कहलाते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। और फोटोकेमिकल रिएक्शन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सनलाइट की गैर मौजूदगी में नहीं होते। इन रिएक्शन को करवाने के लिए सनलाइट लाजिम है। अगर ये रिएक्शन आप डार्क में करवाएंगे तो ये रिएक्शन डार्क के अंदर प्रोसीड नहीं हो सकते। अच्छा जी, अब ये रिएक्शन किस तरह से होते हैं, इनके मैकेनिज्म को हम स्टडी करने जा रहे हैं जी। तो जो इनका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म कहलाता है जी फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। ये इन रिएक्शन के मैकेनिज्म का नाम है जी। 3 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन होता है जी। जो पहला स्टेप है वो कहलाता है जी इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन क्या है जी, इस रिएक्शन के स्टेप के अंदर आपके फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। तो जो सनलाइट है, ये सनलाइट इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल को होमोलाइटिकली ब्रेक करती है। होमोलाइटिक डिसोसिएशन का मतलब है जी कि बॉन्ड है, ये बॉन्ड आप ये जानते हैं कि बॉन्ड के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। और होमोलाइटिक डिसोसिएशन का मतलब है जी कि ये बीच से ब्रेक होगा और दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। और वापस होने की वजह से ये एलिमेंटल फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, और जो ये रेडिकल बनेगा इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये रेडिकल क्या कहलाता है, ये आपका फ्री रेडिकल कहलाता है। और फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल्स की होमोलाइटिक डिसोसिएशन से प्रोड्यूस होता है। होमोलाइटिक का मतलब है सेम। तो सेम का मतलब क्या है जी कि जब ये मॉलिक्यूल डिकम्पोज होगा, जब ये टूटेगा, और ये कौन तोड़ेगा जी, सनलाइट तोड़ेगी इसको। सनलाइट के अंदर जो रेडिएशन होती है उसकी एनर्जी से ये बॉन्ड क्या होगा जी, ब्रेक होगा। और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन उनको क्या हो जाएंगे जी, वापस हो जाएंगे। और वापस होने की वजह से ये जो एटम है ये एलिमेंटल फॉर्म के अंदर आ जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ये आपका फ्री रेडिकल कहलाएगा। तो ये जो पहला स्टेप है ये इनिशिएशन स्टेप कहलाता है। और इस स्टेप के अंदर क्लोरीन मॉलिक्यूल सनलाइट की मौजूदगी में सनलाइट के अंदर से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके होमोलाइटिकली ब्रेक होता है और फ्री रेडिकल फॉर्म करता है। और जो स्टेप 2 है वो प्रोपगेशन रिएक्शन कहलाता है।
तो सनलाइट की मौजूदगी में ये जो फ्री रेडिकल है ये मीथेन पर क्या करेगा जी, अटैक करेगा। और इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि जो फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म है उसकी ख़ास बात ही क्या है जी कि जब फ्री रेडिकल किसी भी मॉलिक्यूल पर अटैक करता है तो लाजमी फ्री रेडिकल जनरेट करता है। ठीक है जी, तो मुख्तलिफ रिएक्शंस पॉसिबल हैं, लेकिन हमने सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन को आपके सामने रखा है जी। तो आपको किताब के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शन मुख्तलिफ मैकेनिज्म भी मिलेंगे जी, लेकिन हमने सिंपलेस्ट मैकेनिज्म को आपके सामने रखा है जी ताकि आपको ये रिएक्शन और इस खास तौर पे इस रिएक्शन का स्टेप 1 सही से समझ में आ जाए जी। तो इसलिए हमने आपको सिंपलेस्ट ये मैकेनिज्म आपको दे रहे हैं जी। तो ये फ्री रेडिकल, इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि फ्री रेडिकल जब किसी मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो वो लाजमी फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, एक से ज़्यादा भी कर सकता है। ठीक है जी, तो इस क्लोरीन ने क्या किया जी, इस मीथेन पर अटैक किया और मीथेन पर अटैक करने के बाद इसने इसके हाइड्रोजन को अपने साथ लिया और ख़ुद क्या हो गया जी, खुद इसने अपने आप को न्यूट्रल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट किया और इसने अपना जो रेडिकल था वो किस पे शिफ्ट कर दिया, वो जी मिथाइल पे शिफ्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। तो ये खुद क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है जी, और इसने मीथेन को मिथाइल रेडिकल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, ये रिएक्शन प्रोपगेशन रिएक्शन कहलाता है। अब ये मिथाइल किसी और पे अटैक करेगा, यानी मीथेन पे अटैक करेगा या HCl पे अटैक करेगा, तो ये मज़ीद क्या करेगा जी, फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। तो प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है जी कि ये फ्री रेडिकल एक दूसरे पे अटैक करते हैं और उसके नतीजे में ये मज़ीद फ्री रेडिकल जनरेट करती हैं। तो ये रिएक्शन क्या हो जाता है, रिएक्शन प्रोपगेट हो जाता है। अच्छा जी, ये तीसरा स्टेप है और ये तीसरा स्टेप क्या कहलाता है, ये टर्मिनेशन कहलाता है। और टर्मिनेशन जो रिएक्शन है जी वो सनलाइट की गैर मौजूदगी में होता है जी। तो ये जो फ्री रेडिकल्स फॉर्म हुए हैं जी, ये जब सनलाइट रिमूव कर दी जाएगी तो उसके नतीजे में ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे और उसके नतीजे में जी आपको प्रोडक्ट मिलेगा जी। तो ये मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशंस को बैलेंस भी करना है, तो इसलिए आपको ये दो फ्री रेडिकल्स जो मिथाइल फ्री रेडिकल ये जो आपको स्टेप 2 के अंदर मिला और इस क्लोरीन फ्री रेडिकल एक हम इस्तेमाल कर चुके हैं, एक आपका बचा है जी। तो ये मिथाइल रेडिकल और इस बचने वाले क्लोरीन रेडिकल का फ्री रेडिकल का मैंने आपस में रिएक्शन करके दिखाया और इस नतीजे में आपको क्या मिल गया जी, मिथाइल क्लोराइड मिल गया जो आपकी फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट था जी। तो फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो आपको किस तरह से हासिल हुआ, ये इस मैकेनिज्म के अंदर मैंने आपको समझाया है जी। दिस इज द सिंपलेस्ट मैकेनिज्म, 3 स्टेप पर ही मुश्तमिल होता है। नंबर 1 इस इनिशिएशन स्टेप, और इनिशिएशन स्टेप के अंदर सनलाइट की मौजूदगी में जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो होमोलाइटिकली डिकम्पोज होता है और क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट करता है। स्टेप 2 के अंदर प्रोपगेशन होता है जी, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जब मीथेन पे अटैक करता है तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल को जनरेट करता है। इस बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे मुख्तलिफ फ्री रेडिकल भी जनरेट हो सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ मिथाइल फ्री रेडिकल की एग्जाम्पल आपको दी है और ये देना सही है जी। आपको आसान रखना है इसको, इसलिए आपने ये एग्जाम्पल बात की है जी। इस स्टेप के अंदर ये फ्री रेडिकल मुख्तलिफ मजीद रिएक्शन करते हैं जी और इसके नतीजे में आपको मुख्तलिफ फ्री रेडिकल मिलते हैं जी। जब रिएक्शन आपको एंड करवाना होता है और आपको जब डिज़ायर प्रोडक्ट हासिल करनी होती है तो सनलाइट को रिमूव कर दिया जाता है, उसके नतीजे में ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं और उसके नतीजे में आपको क्या मिलती है जी, प्रोडक्ट मिलती है जी। अच्छा जी, मीथेन को आपने डिस्कस किया, अब हम मीथेन को समराइज़ करने जा रहे हैं जी कि मीथेन को बनाने के क्या तरीके हैं और फिर मीथेन किस तरह से केमिकल रिएक्शंस करता है जी। तो ये अब मैं समराइज़ करने जा रहा हूँ और आप भी आपने इस खबर पे ये जो सीरीज़ के लेक्चर्स हैं अगर इस पर आपने कमांड हासिल करनी है तो आपको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरह से समराइज़ करना पड़ेगा। आप चाहे समराइज़ करें या किसी और तरह की समराइज़ करें, अगर आप साइज़ नहीं करेंगे तो फिर आपको इन केमिकल रिएक्शन पे काबू करना मुश्किल होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे लाजमन समराइज़ करें। मीथेन को समराइज़ करने जा रहे हैं जी, तो ये मीथेन रिएक्शन है एक पे यहाँ आ गए जी। तो मीथेन को जो हम लेफ्ट साइड मीथेन को बनाने के तरीके लिखे हुए हैं और जो राइट साइड है वो मीथेन के यहाँ पर रिएक्शंस लिखे हैं जी। तो देखें जी मीथेन को बनाने के क्या तरीके हैं जी। तो मीथेन किसी को हम स्टडी करने जा रहे हैं जी। तो मीथेन को बनाने का पहला तरीका था क्या था जी कि मिथाइल आयोडाइड की अगर रिडक्शन करवाई और रिडक्शन जिंक एल का रिएक्शन करवाया जाएगा जिसके नतीजे में नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस, तो इस रिएक्शन के नतीजे में आपको क्या मिलता है जी, मीथेन मिलता है। तो मीथेन को बनाने का हमने दूसरा तरीका पढ़ा
वो भी हमने मिथाइल से पढ़ा जी, या रिएक्टेंट सेम था। और अगर इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे जी, हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट की मौजूदगी में होती है, तो कैटलिस्ट अंदर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होती है जी, और कैटलिस्ट बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग का काम करता है। कैटलिस्ट के नतीजे कैटलिस्ट हाइड्रोजन को जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, और इसके नतीजे में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन करवाया जाएगा, और इस रिएक्शन को आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं जी। तो इसके नतीजे में भी आपको क्या मिलती है जी, मीथेन मिलती है। मीथेन को बनाने का तीसरा तरीका हमने पढ़ा जी सोडियम एसीटेट से, और सोडियम एसीटेट का रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जाएगा तो ये रिएक्शन डी कार्बोऑक्सिलेशन रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि इसके नतीजे में ये कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप रिमूव होता है, तो इसके नतीजे में भी आपको जी मीथेन मिलता है। और जो चौथा तरीका है वो जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है जी। तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को इस्तेमाल किया जाता है, और मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की हाइड्रोलिसिस के जरिए यानी वाटर की प्रेजेंस में इसकी ब्रेकिंग के जरिए मीथेन हासिल करते हैं। तो ये मीथेन को बनाने के कुछ तरीके थे। मीथेन के रिएक्शन आपके रेयर हैं, और रेयर इसलिए है जी क्योंकि मीथेन आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने की वजह से ये केमिकली इनर्ट है, और केमिकली इनर्ट होने की वजह से इसे पैराफिन भी कहते हैं। तो पैराफिन अल्केन्स को क्यों कहते हैं, ये भी इम्तिहान में सवाल आया हुआ है जी। तो पैराफिन अल्केन्स को कहने की वजह ये है जी क्योंकि ये केमिकली इनर्ट होते हैं, और केमिकली इनर्ट होने की वजह क्या है जी, क्योंकि ये सैचुरेटेड इन नेचर होते हैं, तो इसलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। कुछ रिएक्शन ये देते हैं जी, जिस तरह से आपने पढ़ा कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन का मतलब है जी एयर में ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको बंद करना, जिसके नतीजे में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिलती है। और जो दूसरा रिएक्शन आपने पढ़ा वो क्लोरीनेशन पढ़ा जी, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, सनलाइट की मौजूदगी में करवाया जाता है। और ये आपका चेन रिएक्शन है जी, और चेन रिएक्शन का मतलब है जी कि हर प्रोडक्ट अगले स्टेप के अंदर रिएक्टेंट का काम करती है, और उसके नतीजे में आपको फिर प्रोडक्ट मिल जाती है, और वो प्रोडक्ट फिर दोबारा से रिएक्टेंट का काम करती है, और यहाँ तक कि आप उस कंपाउंड पे पहुंचते हैं कि जिस कंपाउंड के अंदर तमाम के तमाम हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं जी। तो क्लोरीनेशन करवाई जाती है, तो ये क्लोरोमीथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरोमीथेन मजीद क्लोरीनेशन करता है, जिसके नतीजे में यह डाइक्लोरोमीथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। डाइक्लोरोमीथेन मजीद की क्लोरीनेशन के जरिए ट्राइक्लोरोमीथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ट्राइक्लोरोमीथेन की मजीद क्लोरीनेशन करवाई जाए तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी तमाम के तमाम हाइड्रोजन क्लोरीन से क्या हो जाते हैं जी, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, ये रिएक्शन आपका हाइलोजनेशन रिएक्शन कहलाता है। ये रिएक्शन आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन आपके फिजिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होते हैं, और अगर आप इनकी मैकेनिज्म की बात की जाए तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की तरह के तहत प्रोसीड होते हैं, जिसके अंदर 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपोगेशन स्टेप और टर्मिनेशन स्टेप। तो ये आपने मीथेन की केमिस्ट्री को समराइज किया। अच्छा जी, क्योंकि हम केमिस्ट्री ऑफ अल्केन पढ़ रहे हैं, और क्योंकि आपकी किताब के अंदर इथेन की केमिस्ट्री है, तो हम इथेन की केमिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ से आपको इस बात का भी अंदाज़ा हो जाएगा जी कि जिस तरह से आपने मीथेन को बनाने के तरीके पढ़े थे जी, तो इथेन को बनाने के भी ज़्यादातर तरीके वही हैं। कुछ नई तरीके भी आएंगे इथेन को बनाने के, जिसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो इथेन को बनाने के तरीके पढ़ने जा रहे हैं जी। तो जो पहला तरीका है वो वही है जी, द रिडक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड। तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए जी कि रिडक्शन का मतलब होता है जी रिएक्शन विद नेसेंट हाइड्रोजन, जो कि प्रोड्यूस होती है इथेनॉल का रिएक्शन अगर इन तमाम से करवाया जाए, या जिंक का रिएक्शन HCl से करवाया जाए, तो इसके नतीजे में आपकी नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। तो रिएक्शन विद नेसेंट हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है जी। ये इक्वेशन अब आपके सामने है। तो इथाइल आयोडाइड का रिएक्शन आपने नेसेंट हाइड्रोजन से करवाया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, और इसके नतीजे में आपको क्या मिला, इथेन मिला और हाइड्रोजन आयोडाइड मिला। क्योंकि आपकी किताब ने ये कॉपर और इथेनॉल के साथ इस नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया है, तो आपको चाहिए कि आप इसको मेंशन करें। लेकिन अगर इम्तिहान में आपको याद ना आ रहा हो और आप जिंक HCl भी लिख दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है जी। तो आयोडो इथेन को, ये इथाइल आयोडाइड को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, इथेन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अच्छा जी, जो दूसरा तरीका है जी वो तरीका है जी द हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइल आयोडाइड। और अब आपके दिमाग में फौरन बैठ जाना चाहिए कि जेनेशन का मतलब होता है एडिशन, और हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है जी एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिलीज करने के लिए यकीनन किसी न किसी कैटलिस्ट की जरूरत होती है जी।
तो ये इक्वेशन अब आपके सामने है जी। तो इथाइल आयोडाइड का रिएक्शन आपने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से करवाया है, इसलिए ये रिएक्शन हाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन कहला रहा है। तो प्लाटिनम कैटलिस्ट है जिसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। जब इस कैटलिस्ट को हीट किया जाएगा तो ये इस कंपाउंड और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन का बाइस होगा और उसके नतीजे में आपको क्या मिल जाएगा, अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट इथेन मिल जाएगा। तो आयोडोमीथेन जिसको इथाइल आयोडाइड कहते हैं उसको आपने किस में कन्वर्ट कर लिया जी, इथेन में कन्वर्ट कर लिया। मैं जल्दी इसलिए लेके गया क्योंकि यही दो रिएक्शन है जो आपने मीथेन के अंदर भी पढ़े थे। तो दोनों रिएक्शन क्या है जी, बिल्कुल सिमिलर है। फर्क क्या है जी कि जिस वक्त आप मीथेन बना रहे थे उस वक्त आप एक कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड ले रहे थे और अभी आप इथेन बना रहे हैं तो आप दो कार्बन वाला क्या ले रहे हैं जी, इथाइल हैलाइड ले रहे हैं जी, अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं जी। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है। अगर आप मीथेन को बहुत तवज्जो से पढ़ लें तो इथेन को याद करना या इथेन को याद रखना ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और ये आपके लिए अगर आप तरीके से जाएं जी, सिस्टमेटिक ऑर्डर में जाएं तो इनको आप नए रिएक्शन भी नहीं कहेंगे, ठीक है जी। क्योंकि सिर्फ आपको ये ट्रिक याद रखनी है जी कि एक कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड से आपको एक कार्बन वाला अल्केन मिलेगा तो दो कार्बन वाले से आपको दो कार्बन वाला मिलेगा। और इम्तिहान में अगर आपको ब्यूटेन बनाने के लिए आ जाए तो भी आप यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, ब्यूटाइल आयोडाइड यूज़ कर लेंगे। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है जिनको आप बड़ी आराम से याद कर सकते हैं और याद रख सकते हैं रिएक्शंस की तादाद को बढ़ाए बिना। अच्छा जी, ये तीसरा तरीका है और ये नया रिएक्शन है और ये इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसे आप बेइंतहा तवज्जो से सीखिएगा जी। तो अगर आप इथेन बनाने के लिए अभी अगर आप पीछे देखें तो आपने दो कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल किया था, तो क्या इथेन एक कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड से बन सकता है जी? तो इसका जवाब हाँ है। हाँ, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल किसने किया जी? वुड्स ने किया। तो वुड्स वो केमिस्ट का नाम है, उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये रिएक्शन करके दिखाया जी, और इसलिए इस रिएक्शन को आप वुड्स रिएक्शन कहते हैं जी। तो एक कार्बन वाले अल्केन से दो कार्बन वाला एक कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड से दो कार्बन वाले अल्केन को बनाने के लिए ये रिएक्शन होता है जी। तो ये जो वुड्स रिएक्शन है ये इवन नंबर अल्केन को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इवन नंबर का मतलब है जी इथेन, उसके बाद ब्यूटेन, उसके बाद फिर हेक्सेन, उसके बाद फिर ऑक्टेन, उसके बाद फिर डेकेन, ठीक है जी। और अल्काइल हैलाइड का जो नंबर होगा वो ऑड होगा, यानी एक कार्बन वाले से क्या बनेगा जी, दो कार्बन वाला, दो कार्बन वाले से क्या बनेगा, चार कार्बन वाला, तीन कार्बन वाले से क्या बनेगा, छह कार्बन वाला, चार कार्बन वाले से क्या बनेगा जी, आठ कार्बन वाला, एंड सो ऑन जी। तो इस रिएक्शन को देखते हैं जी। रिएक्शन में क्या करवाया जाता है जी, मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाया जाता है जी। और स्टोइचियोमेट्री का ख्याल रखिएगा कि स्टोइचियोमेट्री इसकी 1:1 है, लेकिन 2 मोल्स का रिएक्शन 2 मोल से करवाना ये लाजिम है। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और जो आपका आयोडीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जी। तो ये सोडियम इस आयोडीन को अपने साथ ले जाएगा और जब दूसरा सोडियम भी, और जिसकी वजह से इस कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाएगी, जब दूसरा सोडियम दूसरे मिथाइल आयोडाइड का आयोडीन अपने साथ ले जाएगा तो अब दो कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएंगी। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे, जिसके नतीजे में आपको एक कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड से दो कार्बन वाला क्या मिल जाएगा जी, अल्केन मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा रिएक्शन था जिसको क्या कहते हैं जी, वुड्स रिएक्शन है। तो वुड्स रिएक्शन में आप एक कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड से दो कार्बन वाला अल्केन बना रहे हैं, यानी आप मिथाइल आयोडाइड से क्या बना रहे हैं जी, आप इथेन बना रहे हैं। तो ये पॉसिबल है और इम्तिहान में ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा आता है जी। 2:1 2:2 रेशो का आपने ख्याल रखना है। आयोडोमीथेन या मिथाइल आयोडाइड को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया जी, इथेन में कन्वर्ट कर दिया जी। तो ये वुड्स रिएक्शन कहलाता है। तो अगर इम्तिहान में सवाल आ जाता है जी कि मिथाइल आयोडाइड से मीथेन बनाए तो आपको हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर सवाल आता है जी मिथाइल आयोडाइड से इथेन बनाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए जी
कि वुड रिएक्शन करवाना है, यानी मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन किससे करवाना है जी, सोडियम मेटल से करवाना है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इसका हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये चौथा तरीका है जी इथेन को बनाने का, और ये वही तरीका है जो आपने पीछे पढ़ा। और सोडियम प्रोपानोएट, अगेन 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका सोडियम डेरिवेटिव। ठीक है जी, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन किसे कहते हैं अब आप जान गए। डी का मतलब है निकलना, कार्बोक्सिलेशन का मतलब है जी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का निकलना, यानी CO2 ग्रुप का निकलना। ये इक्वेशन अब आपके सामने है, और मैंने आपको उससे पहले भी बताया था कि मीथेन को बनाने के लिए 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़रूरत होती है। तो इथेन को बनाने के लिए आपको 3, यानी ये 2 और 1 ये 3 कार्बन वाला सोडियम डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको नज़र आ रहा है। तो इस बात का ख्याल रखना है आपको। तो ये है जी, ये टी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ जी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप इसमें से रिमूव हो गया, और बाय प्रोडक्ट के तौर पे आपको सोडियम कार्बोनेट मिला, और ये जो हाइड्रोजन था ये इस कार्बन के साथ आके लग गया, जिसके नतीजे में आपको क्या मिला जी, इथेन मिला जी। तो आपने सोडियम प्रोपानोएट, जिसको आप सोडियम प्रोपायोनेट भी कहते हैं, ये इसका कॉमन नेम है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो उससे आपने क्या बना लिया जी, इथेन बना लिया। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, मीथेन को बनाने के लिए सोडियम एसीटेट लेते हैं, यानी 1 कार्बन वाले अल्केन को बनाने के लिए 2 कार्बन वाला सोडियम डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया जाता है, और इथेन को बनाने के लिए 3 कार्बन वाला सोडियम डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। तो ये छोटी सी बात है, अगर इसको याद रखें तो ये 2 रिएक्शन आपके लिए संभालना बिल्कुल आसान है। अच्छा जी, ये अगला रिएक्शन है जी, और ये भी आपके लिए नया नहीं है जी, और लिखा हुआ है जी हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस आप जान गए होंगे, ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन किससे करवाना है, वाटर से करवाना है। और इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड भी अब आपके लिए नया नहीं है, और आपको नाम, इसका फार्मूला भी आपको आराम से लिखना आ गया होगा। इथाइल है C2H5, मैग्नीशियम Mg, और आयोडीन का मतलब है I। तो फार्मूला लिखना आता है, तो इक्वेशन बनाना आपके लिए इंतहाई आसान है जी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ये अब आपने इसकी इक्वेशन लिखी जी, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का रिएक्शन आपने वाटर से करवाया। तो इथाइल पे चूंकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और इसके नतीजे में क्या मिल जाएगा, आपको इथेन मिल जाएगा। और ये OH मैग्नीशियम पे अटैक करेगा, जिसके नतीजे में आपको एक बाय प्रोडक्ट मिलेगी जी। तो इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, उसको आपने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, इथेन में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप उसका मीथेन से कंपेरिजन करें तो 1 कार्बन वाले अल्केन को बनाने के लिए 1 कार्बन वाला आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इस्तेमाल किया था, और इस वक्त आप 2 कार्बन वाले अल्केन को बनाने के लिए 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे भी आपने काउंटिंग का ख्याल रखना है। ठीक है जी, ये अगला तरीका है जी इथेन को बनाने का, और ये नया तरीका है। जिस तरह से आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ा जो आपके लिए नया था, तो ये रिएक्शन भी आपके लिए नया है, और ये आप करने जा रहे हैं जी हाइड्रोहेलोजिनेशन। सॉरी, ये आप करने जा रहे हैं जी हाइड्रोजिनेशन। ठीक है जी, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन गैस, और जिनेशन का मतलब है जी एडिशन। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आपने ऐड करना है, और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए यकीनन आपको किसी न किसी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी जी। और इथीन का मतलब है जी ENE आ गया, इसका मतलब है कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, और इसका मतलब है ये जी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जी। तो हाइड्रोजनेशन अब आप जानते हैं जी, इक्वेशन अब मैंने आपके सामने लिख दी है जी। तो ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जी, जिसके अंदर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी कार्बन ने सेटिस्फाई की हुई है जी। तो जब इसको निकल की मौजूदगी में जो आपका कैटलिस्ट है 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब निकल को हीट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन का बाइस होता है जी। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन की वैलेंसी फ्री होती है, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन पे आके क्या हो जाता है, ये अटैच हो जाता है, और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो ये सारे काम बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये कौन करता है जी, कैटलिस्ट करता है। तो ये सिंपल सा रिएक्शन आपने क्या देखा जी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट कर दिया।
यानी आपने इथीन को, और इथीन का जो कॉमन नेम है इसको आप इथाइलिन भी कहते हैं, अभी अपने दिमाग में रखिएगा, जो नए नाम आ रहे हैं उसको अपने अपने दिमाग में रखना है जी। तो इथीन को इथाइलिन भी कहते हैं। तो इथीन या इथाइलिन को आपने किस में कन्वर्ट किया है जी? इथेन में कन्वर्ट किया है। ठीक है जी, इस बात का ख्याल रखिएगा कि इम्तिहान के अंदर ज़्यादातर ये जो पार्ट है इसमें से इक्वेशंस पूछी जाती हैं। तो इम्तिहान में अगर सवाल आ गया जी हाउ वुड यू प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथीन, तो इसका मतलब है आपने ये इक्वेशन देनी होगी। तो इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको मेन प्रोडक्ट और आपको मेन रिएक्टेंट का नाम भी लिखना आना चाहिए जी। तो आपको ये पार्ट कवर करना इंतहाई आसान होगा। अच्छा जी, ये तो हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़े किसके जी? इथेन के। इथेन को बनाने के कुछ तरीके पढ़े। अब हम इथेन के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि इथेन भी आपका अल्केन है और अल्केन आपके पैराफिन्स हैं, और पैराफिन्स क्या होते हैं जी? अनरिएक्टिव होती हैं, और अनरिएक्टिव होने की वजह क्या है जी? कि ये आपके सैचुरेटेड इन नेचर है। तो इसका मतलब है इसके रिएक्शन बल्क में नहीं होंगे, बल्कि इसके रिएक्शन इक्का दुक्का होंगे, जिनको हम स्टडी करने जाएंगे जी। तो ये पहला रिएक्शन अब आपके सामने है, और ये पहला रिएक्शन क्या कहलाता है? कंबशन रिएक्शन कहलाता है। और कंबशन अब आप अच्छे तरीके से जान रहे होंगे कि कंबशन का मतलब है जी बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आपको हीट मिलती है, और ये तमाम के तमाम हाइड्रोकार्बन का खासा है जी। तो ये रिएक्शन अब आपने करके दिखाया जी कि इथेन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करवाया गया, या इथेन को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न किया गया, तो इसके नतीजे में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। तो ये सिंपल सा रिएक्शन आपके सामने है जी, और कोशिश करें जी कि आप इनको बैलेंस भी करें जी। तो ये जो बैलेंस करना है इसके आप जब इसकी लिख के कई बार प्रैक्टिस करेंगे जी, तो ये खुद ब खुद ये कोफिशिएंट्स आपको क्या हो जाएंगे जी? याद हो जाएंगे। वरना तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको क्या कर सकते हैं जी? बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन इम्तिहान में आपके पास इतना वक्त नहीं होता जी कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड को इस्तेमाल करें और इसको बैलेंस करने जाएं। तो आप प्रैक्टिस करें, तो ये खुद ब खुद आपको इन के कोफिशिएंट्स वगैरह खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो इथेन को आपने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट किया बाय द कंबशन रिएक्शन। अच्छा, ये दूसरा जो रिएक्शन है वो क्या है जी? हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन अगेन आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन डार्क के अंदर नहीं होता। तो इथेन का की अगर क्लोरीनेशन करवाई जाएगी सनलाइट की मौजूदगी में, तो सबसे पहले तो एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा जी? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूट होने के बाद इथेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोरो इथेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब सवाल ये है जी, क्या मीथेन की तरह इसके 6 के 6 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे या नहीं? इसका जवाब नहीं है। मीथेन के अंदर तो ये पॉसिबल था जी कि तमाम के तमाम हाइड्रोजन रिमूव हो सकते थे जी, लेकिन इथेन के अंदर तमाम के तमाम हाइड्रोजन रिमूव नहीं होंगे। और क्यों नहीं होंगे उसकी वजह मैं अभी आपको बताता हूँ जी। तो अगला जो स्टेप है, जब ये मोनो सब्सटीट्यूटेड इथेन की, या आप कहें जी क्लोरो इथेन की मजीद क्लोरीनेशन करवाई जाएगी सनलाइट की मौजूदगी में जी, तो अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है जी कि क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं, तो बराबर वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो और उसके नतीजे में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी। और एक तरीका क्या है जी कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ था उसी कार्बन से एक और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो फिर आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी जी। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। तो क्लोरो इथेन यहाँ पे कन्वर्ट हो गया जी 1,2 डाइक्लोरो इथेन के अंदर, या आप ये कहें जी, और ये जो प्रोडक्ट है ये है 1,1 डाइक्लोरो इथेन। तो जब इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया जी, तो मज़ीद जो आपकी हैलोजिनेशन है वो क्या हो जाएगी? वो रुक जाएगी। और रुकने की वजह क्या है जी कि आप ये जानते हैं कि ये दोनों आपके आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपने अभी पढ़ा कि वो कंपाउंड्स के जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो लेकिन उसके स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट हो। तो ये बेसिकली आपके पोजीशन आइसोमर्स हैं। यहाँ पे क्लोरो की पोजीशन 1,2 है, यहाँ क्लोरो की पोजीशन क्या है जी? 1,1 है। तो जब इनके दरमियान आइसोमेराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, जब ये आइसोमर्स बन जाएंगे,
तो अब इनके दरमियान स्टेबिलिटी का कंपटीशन शुरू हो जाएगा जी। इन दोनों में से जो स्टेबल होगा उसकी प्रोडक्ट बढ़ जाएगी, और जो अनस्टेबल होगा उसकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी जी, उसकी जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। तो क्योंकि इन दोनों के दरमियान आइसोमेराइजेशन स्टार्ट हो गई और ये अब स्टेबिलिटी को अटेन करने के चक्कर में लग गए, तो ये मज़ीद क्लोरीनेशन पॉसिबल नहीं होगी अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा। अगर आप हार्श कंडीशंस देंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, तो मज़ीद क्लोरीनेशन भी पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि हमें इसको नॉर्मल रिएक्शंस के अंदर ही हमें स्टडी करना है, हमारी किताब भी इसको नॉर्मल कंडीशन के अंदर स्टडी करने का कहती है जी। तो ये रिएक्शन अब आप याद रखिएगा जी कि सेकंड सब्स्टिट्यूशन के बाद ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा, और इसकी वजह क्या है जी, आइसोमेराइजेशन का होना। तो इन दोनों के दरमियान, ये दोनों जो आइसोमर्स हैं, इनके दरमियान आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाएगा जी, जिसके नतीजे में ये स्टेबिलिटी को अटेन करने की कोशिश करेंगे और फर्दर रिएक्शन क्या हो जाएगा जी, स्टॉप हो जाएगा। इथेन की केमिस्ट्री को हमने डिस्कस किया। अब हम इथेन के रिएक्शन को समराइज करने जा रहे हैं जी। तो ये इथेन के तमाम रिएक्शन अब आपके सामने हैं। तो इथेन को बनाने के तरीके ये आपके लेफ्ट में मौजूद हैं, और इथेन के रिएक्शन ये आपके राइट पे मौजूद है। इनको हम एक बार समराइज करते हैं। तो इथेन को बनाने का जो पहला तरीका है वो है जी बाय द रिडक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड। तो इथाइल आयोडाइड का रिएक्शन अगर नेसेंट हाइड्रोजन से करवाया जाए, जो इथेनॉल और कॉपर के साइड रिएक्शन के नतीजे में हासिल होती है, तो इसके नतीजे में आपको इथेन मिलता है। दूसरा तरीका क्या है जी कि इथाइल आयोडाइड की अगर आप हाइड्रोजनेशन करवाएं, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, तो इसके नतीजे में भी आपको इथेन मिलता है। अगर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवाया जाए, यानी सोडियम प्रोपोनेट का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जाए, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और उसके नतीजे में आपको इथेन मिलता है। ये वुड्स रिएक्शन कहलाता है जी। तो मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन अगर सोडियम मेटल से करवाया जाए, 2 मोल्स सोडियम के और 2 मोल्स मिथाइल आयोडाइड के लाजमी है, और यहाँ आप 1 कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड से 2 कार्बन वाला अल्केन बनाते हैं जी। और इसी तरह आप 3 कार्बन वाले से 6 कार्बन वाला और 2 कार्बन वाले से 4 कार्बन वाला अल्केन भी बना सकते थे जी। तो यहाँ आपने मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाया, रिएक्शन वुड्स रिएक्शन कहलाता है, तो इसके नतीजे में भी आपको इथेन मिलता है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन है जी। तो इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की अगर हाइड्रोलिसिस करवाई जाए, तो इसके नतीजे में भी आपको इथेन मिलता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी इथीन की अगर आप हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, तो उसके नतीजे में भी आपको इथेन मिलता है। तो ये इथेन को बनाने के कुछ तरीके थे। इथेन की रिएक्शन आपके रेयर है क्योंकि ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, पैराफिन कहलाता है, तो इसके रिएक्शंस बहुत कम है। तो ये 2 रिएक्शन अब आपके सामने हैं। तो पहला रिएक्शन है वो तमाम ही हाइड्रोकार्बन का खासा है, ये कंबशन रिएक्शन कहलाता है, और कंबशन रिएक्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमाउंट ऑफ हीट मिलती है आपको। जो दूसरा रिएक्शन है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जो सनलाइट की मौजूदगी में होता है। तो अगर पहले स्टेप में अगर क्लोरीनेशन करवाई जाए, तो ये इथाइल क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट होता है, और इथाइल क्लोराइड जब मजीद क्लोरीनेशन करता है जी, तो ये 2 प्रोडक्ट फॉर्म करता है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन और 1,1 डाइक्लोरोइथेन, और ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं, और इन दरमियान आइसोमराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये स्टेबिलिटी को कम्पीट करने के चक्कर में लग जाते हैं, जिसके नतीजे में फर्दर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। अच्छा जी, तो आपने आज के लेक्चर के अंदर मीथेन और इथेन को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी किया, और मेरा फोकस भी क्या था जी कि आप इक्वेशंस को फोकस करें। इम्तिहान के हवाले से भी अभी आज आप देख लेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा इम्तिहान में किस तरह से सवालात आते हैं जी। तो आपने की जो लर्निंग है, लर्निंग में आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए जी, वो मेन मोटिव इस पार्ट को आप थ्योरेटिकल ना लें। स्टूडेंट क्या करता है जी, वो इसके इक्वेशन को लफ्ज़ों में याद करने की कोशिश करता है जी। देखिए, ये केमिस्ट्री लफ्ज़ों का खेल नहीं है। जब केमिकल इक्वेशंस की बात हो रही है, तो आपको कमांड हेडिंग पे होना चाहिए, और हेडिंग के साथ जो आपको कमांड होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, इक्वेशन पे कमांड होना चाहिए। तो इक्वेशन पे और हेडिंग पे कमांड हासिल करने की कोशिश करें। अगर वाकई ही आप 80+ मार्क्स लेना चाहते हैं, तो इसी तरीके से चलें तो आपको फ़ायदा होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट क्या करता है जी, इस हेडिंग और इक्वेशन के बीच में जो वर्डिंग होती है उसको फोकस करने के चक्कर में अपना टाइम ज़ाया करता है, और उसका खमियाजा उसको इम्तिहान में भुगतना पड़ता है। तो आप ये गलती ना करें।
तो जो बताई हुई बातें उन पे अमल करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, जहाँ वर्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता दूंगा जी। तो जहाँ वर्डिंग की ज़रूरत पड़े वहाँ वर्डिंग को इस्तेमाल करें। तो वो एग्जाम प्रिपरेशन के अंदर जो सवालात आए हुए हैं उनके अंदर आपको वर्डिंग भी दी जाएगी, नोट्स भी आपको दिए हुए हैं उसके अंदर भी आपको वर्डिंग मिल जाएगी। तो देखते हैं इम्तिहान के अंदर मीथेन और इथेन के टॉपिक में सवालात किस तरह से आए, इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा जी, कि पहला सवाल है और सवाल आया हुआ है जी, कंप्लीट एंड बैलेंस द इक्वेशन। तो ये आपको 3 इक्वेशन लिख के दी हुई हैं, इनको आपने कंप्लीट करना है और बैलेंस करने जाना है जी। पहले इसको डिस्कस करते हैं जी और आप खुद भी देखें जी कि क्या बनना चाहिए जी। तो ये आपको दिया हुआ है जी सोडियम इथेनोएट, और सोडियम इथेनोएट का रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा रहे हैं। फ़ौरन आपके दिमाग में आना चाहिए डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है जी, और 2 कार्बन वाला आपको सोडियम डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, तो उसके नतीजे में मीथेन मिलता है। तो अगर ये दिमाग में आपके आ रहा है तो आपके लिए इक्वेशन को लिखना कोई मुश्किल नहीं है जी। तो फ़ौरन दिमाग में आपकी इक्वेशन आ गई और आपने इस इक्वेशन को लिख दिया। तो ये पहली सवाल का जवाब था। दूसरा पार्ट देखते हैं जी, इथाइल आयोडाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाना है। सोडियम मेटल को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए ये वुड्स रिएक्शन है, और वुड्स रिएक्शन से आपको जो अल्केन मिलता है उसके अंदर जो कार्बन होते हैं वो अल्काइल के मुकाबले में, अल्काइल हैलाइड के मुकाबले में डबल होते हैं। तो 2 कार्बन वाले से आपको क्या मिलेगा, 4 कार्बन वाला, तो इसका मतलब है आपको क्या मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा। तो ये सिंपल, अब आपने रिएक्शन, ये तो पहला रिएक्शन की बात थी, तो ये सिंपल आपने क्या दिया, रिएक्शन लिख दिया जी। तो इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन आपने सोडियम मेटल से करवाया और उसके नतीजे में आपने क्या बनाया, ब्यूटेन बनाया। तो ब्यूटेन आप CH3 CH2 CH2 CH3 भी लिख सकते थे, आप इसको C2H5 डैश C2H5 भी लिख सकते थे, और नहीं तो आपको फॉर्मूला पता है एल्केन का CnH2n+2 होता है, तो C4H2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 + 2 10 लिख दिया। तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, जिस तरह आप चाहें वो आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इस बात की इजाज़त देती है। तीसरा रिएक्शन अब आपको नज़र आ रहा है और मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड नज़र आ रहा है, और ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और वाटर के साथ रिएक्शन करवाने का मतलब है इसकी आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो वाटर के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। ये आपके दिमाग में आ गया और आपने इस रिएक्शन को मेंशन कर दिया। तो केमिकल इक्वेशंस यहाँ पे आई, जो आपने केमिकल इक्वेशंस पे अगर आपको कमांड होगा तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते थे। अच्छा जी, ये दूसरा रिएक्शन आपके सामने है और ये इम्तिहान में बहुत बार आता है। ये समझ लें ऑल्टरनेटिव आता है, आप ये कहें जी कि एक बार अगर मैकेनिज्म आता है तो अगली बार हैलोजनेशन आता है। तो मैकेनिज्म, तो इन 2 सवालों को किस तरह से करना है ज़रा इसको आप देखिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा इन सवालों पे। तो लिखा हुआ है गिव द मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मैकेनिज्म का मतलब है आपने 3 स्टेप में बात करनी है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन को ब्रीफली डिस्कस करना है। और अगर लिख के आता है हैलोजिनेशन तो इसका मतलब ये है जी आपने मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करना, बल्कि 4 स्टेप के अंदर आपको रिएक्शन करके दिखाना है और मीथेन को आपने टेट्राक्लोरोमीथेन के अंदर कन्वर्ट करके दिखाना है। ठीक है जी। तो ये 2 सवाल अभी एक के बाद दीगरे आ रहे हैं, इनको ज़रा गौर से देखिएगा। तो मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन को डिस्कस करना था जी। तो सबसे पहले तो आपने लिखा जी, इब्तिदाइया दिया कि मैकेनिज्म क्या होता है जी। तो आपने लिखा जी द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज अ फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। जो मैकेनिज्म है उसका नाम लिखा जी कि ये फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म होता है जी, और सनलाइट की मौजूदगी में ये होता है जी। और 3 स्टेप इसके होते हैं। पहले स्टेप को आपने लिखा, उसको आपने, देखिए यहाँ पे वर्डिंग ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैंने वर्डिंग यहाँ पे मेंशन की है जी। तो इस के लिए आपको वर्डिंग ज़रूरी है जी। वर्डिंग आप खुद भी बना सकते हैं जी, अभी मैंने आपको समझाया और इनिशियल अल्फाजों का इस्तेमाल किया था। तो पहला स्टेप क्या कहलाता है, इनिशिएशन स्टेप कहलाता है। और क्या लिखा हुआ है जी, फ्री रेडिकल इस स्टेप के अंदर फॉर्म होते हैं सनलाइट की मौजूदगी में फोटो डिसोसिएशन के ज़रिए क्लोरीन मॉलिक्यूल की, और जो फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं जी ये फोटो केमिकल रिएक्शन को की इनिशिएशन करवाने का बाइस बनते हैं जी। तो ये पहला स्टेप है, उसकी इक्वेशन दी। सिर्फ वर्डिंग दे दें और इक्वेशन ना दें तो कोई फ़ायदा नहीं है जी। इक्वेशन, केमिस्ट्री का मतलब ही जी इक्वेशन है, तो केमिस्ट्री को एक्सप्रेस करने का तरीका ही जी इक्वेशन है। तो इक्वेशन आपने लाजमी देनी है। वर्डिंग के बगैर तो काम चल सकता है, इक्वेशन के बगैर काम नहीं चल सकता। दूसरा स्टेप प्रोपगेशन स्टेप है, और प्रोपगेशन स्टेप भी सनलाइट की मौजूदगी में होता है, और सनलाइट की मौजूदगी में ये फ्री रेडिकल आपके मीथेन पे अटैक करता है और उसके नतीजे में ये फ्री रेडिकल जनरेट करता है। जो तीसरा स्टेप है वो आपका टर्मिनेशन स्टेप है,
और टर्मिनेशन स्टेप के अंदर क्या होता है जी, ये सनलाइट की गैर मौजूदगी में होता है और उसके नतीजे में फ्री रेडिकल कंबाइन होते हैं और उस नतीजे में आपकी प्रोडक्ट फॉर्म होती है। ये क्वेश्चन 3 अब आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी, हाउ डज क्लोरीन रिएक्ट्स विद मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मैकेनिज्म की बात नहीं की है जी, रिएक्शन की बात की है जी कि मीथेन का रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में दिखाएं। तो मीथेन का रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होता है उसको आप हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं जी। तो हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है इसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। इस सवाल को भी सॉल्व करने के लिए वर्डिंग की ज़रूरत है, तो वर्डिंग आप लाजमी याद करें। तो यहाँ पे लिख के बताया, वही जो बातें डिस्कस की थी वही मैंने अल्फाजों की फॉर्म में लिखी हैं जी, कि सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होते हैं, सनलाइट की गैर मौजूदगी के अंदर ये रिएक्शन नहीं होते। ये रिएक्शन आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं। जो मीथेन है, मीथेन का जो हाइड्रोजन है वो एक के बाद दीगरे क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट होता रहता है जी, और यहाँ तक के सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं और ये रिएक्शन आपका चेन रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि स्टेप वाइज मैनर के अंदर प्रोसीड होता है और हर प्रोडक्ट अगले स्टेप के लिए रिएक्टेंट के तौर पे काम करता है और उसके नतीजे में आपको नई प्रोडक्ट मिलती है जी। तो ये अब आपका रिएक्शन है जी। तो पहले स्टेप के अंदर मिथाइल क्लोराइड मिलता है, दूसरे स्टेप के अंदर आपको डाइक्लोरोमीथेन मिलता है, तीसरे स्टेप के अंदर आपको ट्राइक्लोरोमीथेन मिलता है और चौथे स्टेप के अंदर आपको टेट्राक्लोरोमीथेन मिलता है। और ये 4 इक्वेशंस आपने इसको यहाँ पे लिख के दिखानी है। तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा जी, जवाब हो जाएगा। तो मैकेनिज्म जब आए तो वो 3 स्टेप आपने डिस्कस करने हैं वर्डिंग के साथ। और अगर आपके पास हैलोजिनेशन को डिस्कस करने के लिए सवाल आ जाए या क्लोरीनेशन को डिस्कस करने के लिए आ जाए या इस रिएक्शन को डिस्कस करने के लिए आ जाए तो फिर आपने ये 4 इक्वेशन लाजमी देनी है हैलोजिनेशन क्या होता है उसको बताते हुए। अच्छा जी, अगला सवाल आपके सामने है और ये सवाल लिखा हुआ था, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज शोन बिलो। ये 2 आपको कंपाउंड दिए हुए थे और आगे लिखा हुआ है जी, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बी बनाना है आपने और मिथाइल आयोडाइड को इस्तेमाल करते हुए। चलिए देखते हैं जी, बी जो है प्रोडक्ट ये आपको इथेन नज़र आ रहा है और आपसे कह रहे हैं जी मिथाइल आयोडाइड ये आपका रिएक्टेंट है। तो आपके दिमाग में जाना चाहिए जी कि 2 कार्बन वाला अल्केन बनाना है, 1 कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड से फ़ौरन आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए जी कि ये वुड्स रिएक्शन है। अगर आपका दिमाग ये क्लिक कर रहा है तो इसलिए तो इसका मतलब आपको इक्वेशन लिखना इंतहाई आसान है। और वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, इसका रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाया जाता है, दोनों के 2 मोल्स लिए जाते हैं। सिंपल सा रिएक्शन है, हमने क्या लिख दिया जी कि मिथाइल आयोडाइड की अगर 2 मोल्स का रिएक्शन सोडियम के 2 मोल्स से करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में आयोडीन निकल जाएगा सोडियम के साथ और जो 2 मिथाइल हैं वो आपस में अटैच हो जाएंगे और इसके नतीजे में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आप इसको बंद करके C2H6 भी लिख सकते थे, आप इसको CH3 भी लिख सकते थे, क्योंकि उसने जिस फॉर्म में दिया है तो मैंने जवाब भी उस फॉर्म में लिख दिया। तो सिंपल सा सवाल था। सवाल को पहचानना अगर आप आ गया तो सवाल को करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये 5वां सवाल अब आपके सामने है और लिखा है जी, व्हाट अल्कीन इज ऑब्टेन। अल्केन बनाना है आपको, प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है, कह रहे हैं जी ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ मेटालिक सोडियम। मेटालिक सोडियम से फौरन दिमाग में जाना चाहिए वुड्स रिएक्शन का सवाल है। अब आप देखिए इम्तिहान में वुड्स रिएक्शन के कितने सवाल आए हुए हैं, ठीक है जी। तो रिएक्शन ऑफ मेटालिक सोडियम विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स के साथ आपने सोडियम मेटल का रिएक्शन करवाना है, ठीक है, करवाते हैं। अभी सबसे पहला काम क्या है जी कि आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है जी, क्योंकि ये रिएक्शन आपने कहीं पे भी अभी नहीं पढ़े इस लेक्चर के अंदर, लेकिन इम्तिहान में पूछे गए। ये दोनों रिएक्शन आपकी किताब में नहीं दिए, लेकिन इम्तिहान में आपसे पूछे गए। तो देखिए, इनको रटना नहीं है, ये आपकी नॉलेज है। जब आपको ये समझ में आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं जी, ठीक है जना। तो अब आपने क्या देखा, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है तो ये सवाल आपके लिए इंतहाई आसान है, वरना तो आप इसको देखते ही छोड़ देंगे जी ये क्या आ गया, ठीक है जी। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है, तो प्रोपेन का मतलब आप 3 कार्बन बनाइए और सेकंड पे आप क्या लगा दीजिए, ब्रोमो लगा दीजिए और इसका रिएक्शन आप सोडियम मेटल से करवाइए जी। इस बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ अब आप एक और बात भी सीखने जा रहे हैं जी
कि इस मीथेन को देख के बच्चा क्या करता है, हेक्सेन बना देता है। ओ जी वो तो क्योंकि सर ने कहा था जी कि 1 कार्बन से 2 कार्बन वाला बनता है और 2 कार्बन से 4 कार्बन वाला बनता है और 3 कार्बन से 6 कार्बन वाला बनता है, तो यहाँ पे तो 3 कार्बन नजर आ रहे हैं, तो फौरन वो हेक्सेन लिख देता है बगैर कुछ सोचे समझे। तो ये गलती है जी। देखिए जहां से ब्रोमीन रिमूव हुआ वहीं से बॉन्ड बनेगा, जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ वहीं से बॉन्ड फॉर्म होगा जी। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है बीच से ब्रेक हुआ है और दोनों ही जो रेडिकल हैं वो बीच से बनेंगे यानी सेकेंडरी बनेंगे, तो दोनों जो अटैच होंगे वो भी बीच से अटैच होंगे। तो देखिए ये आपका हेक्सेन नहीं है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है और इम्तिहान में भी बच्चे इस बात में गलती करते हैं। तो बराए मेहरबानी आप ये सीख चुके हैं, आप गलती मत कीजिएगा। यहाँ आपने एक और बात भी सीखी जी कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग की जो पोजीशन है वो क्या होती है जी, सेम रहती है जी। तो ये जो ब्रोमीन है ये दोनों ब्रोमीन को ये सोडियम लेके निकल जाएगा और ये दोनों ही जो रेडिकल बनेंगे प्रोपाइल रेडिकल वो आपके सेकेंडरी प्रोपाइल रेडिकल होंगे। ये दोनों सेकेंडरी प्रोपाइल रेडिकल आपस में अटैच होंगे, उसके नतीजे में जो आपको लॉन्ग चेन नज़र आ रही है उसके अंदर 4 कार्बन है, तो ये ब्यूटेन हो गया। और ये मिथाइल नज़र आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, ये मिथाइल नज़र आ रहा है आपको सब्स्टिट्यूएंट, तो ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, तो ये हो गया 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो आपने 2 ब्रोमोप्रोपेन से 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बनाया, हेक्सेन नहीं बना। दूसरा रिएक्शन देखते हैं और लिखा हुआ है जी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। बच्चा यहाँ पर भी क्या बना देता है, हेक्सेन बना देता है। और कुछ बहुत ही पहुंचे हुए बच्चे होते हैं वो तो इसको 4 कार्बन को गिन के ऑक्टेन बना देते हैं जी। तो ना हेक्सेन बनेगा ना ऑक्टेन बनेगा, देखिए क्या बनेगा देखते हैं। तो ये आपने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये आपने बनाया जी प्रोपेन और सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो लगा दिया और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा दिया और आपने सोडियम मेटल से इसका रिएक्शन करवाया कि सोडियम मेटल इस ब्रोमो ग्रुप को क्या कर देगा, लेके निकल जाएगा। और अब ये क्या जी, ये टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल आपको क्या मिलेगा जी, फ्री मिलेगा। और अब आपने इसको इसी तरह ज्वाइन करना है जी। तो ये आपने एक तो नीचे रखा और इसको उल्टा करके आपने ऊपर से ज्वाइन कर दिया। अब आप लॉन्ग चेन देखिए, लॉन्ग चेन आपको क्या नजर आ रही है, लॉन्ग चेन आपके अंदर अभी भी आपको 4 कार्बन नजर आ रहे हैं, तो ये भी क्या है जी, ब्यूटेन है। और सेकंड पे आपको 2 मिथाइल और थर्ड पे आपको 2 मिथाइल नजर आ रहे हैं, तो इसका आईयूपीएक सिस्टम के तहत नाम क्या होगा, 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। तो देखें हेक्सेन नहीं बना, देख लें ऑक्टेन नहीं बना, दो बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट मिली हैं। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन से गलती मत कीजिएगा। और आपने यहाँ पे क्या सीखा जी कि जहाँ से ब्रोमो रिमूव होगा वहीं पे आपकी क्या होगी, चेन अटैच होगी। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी गिव द इक्वेशन फॉर पार्ट ए है जी प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम मिथाइल आयोडाइड। इथेन बनाना है मिथाइल आयोडाइड से, अगेन वुड्स रिएक्शन है आपका। आपने मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन सोडियम से करवाना है और उसके नतीजे में आपको क्या मिल जाएगा जी, इथेन मिल जाएगा। तो आपने हेडिंग लिखी और आपने इक्वेशन लिख दी। देखिए क्योंकि इसके अंदर वो कह रहा है गिव इक्वेशन, तो यहाँ अगर आप वर्डिंग लिख रहे हैं तो आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आपने डायरेक्ट उस सवाल को मेंशन किया हेडिंग के तौर पर और आपने क्या लिख दिया, उस रिएक्शन को पहचाना और फौरन आपने रिएक्शन को लिख दिया। और जो दूसरा सवाल है वो लिखा हुआ है जी रिएक्शन ऑफ सोडियम प्रोपेनोएट विद सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपको इसका रिएक्शन करवाना है और सोडियम प्रोपेनेट का मतलब है जी 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम डेरिवेटिव। तो इसका मतलब है इसके जरिए आपको क्या मिलेगा, 3 कार्बन वाले से क्या मिलेगा, आपको इथेन मिलेगा। तो यहाँ में सिंपल इक्वेशन लिख दीजिए और आपने सोडियम प्रोपेनेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, इथेन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, तो आज आपने ये ब्रीफ लेक्चर आपने लिया और इस जो सीरीज है इसके अंदर कुछ रिएक्शन तवील होंगे, कुछ जो लेक्चर्स हैं वो छोटे होंगे। हमारा मकसद क्या है जी, और आपका मकसद भी क्या होना चाहिए जी, कि आप एक फैमिली को एक साथ पढ़ें। इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। जब भी आप इसको समराइज करें तो एक फैमिली को एक साथ समराइज करें। जब भी आप इसको रिवाइज करने बैठे आप एक फैमिली को एक साथ समराइज करें। तो अगर आप इसको फैमिली वाइज समराइज करेंगे, फैमिली वाइज स्टडी करेंगे, फैमिली वाइज समराइज करेंगे और फैमिली वाइज याद करेंगे, तो आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को
को समराइज़ करना, इसको याद रखना इंतहाई आसान होगा और इम्तिहान में इनको अटेम्प्ट करना इंतहाई आसान होगा। तो इसलिए मैं पूरी की पूरी फैमिली एक साथ पढ़ाऊँगा। आप भी इसी तरह इसको साथ लेके चलें। तो अब आपने क्या काम करना है, 2 काम है आपको जो आपने करने हैं अगर आपने इन लेक्चर से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। पहला काम तो ये करना है जी कि जिस तरह मैंने रिएक्शंस को समराइज़ किया था, आप भी इन रिएक्शंस को समराइज़ करें। आप चाहें तो मेरे तरीके से समराइज़ करें, मेरी तरीके से चार्ट बना के समराइज़ करें, या अगर आप मेरे तरीके से समराइज़ करना नहीं चाहते तो कम से कम आप एक पेज लें और उस पेज पर आप मीथेन की हेडिंग डालें और मीथेन की तमाम जिस तरह से मीथेन को बनाया जाता है वो तमाम केमिकल रिएक्शन, हेडिंग और इक्वेशंस, और उसी तरह मीथेन के जो रिएक्शंस होते हैं उनको आप एक पेज पे लिखें। इसी तरह अगला पेज लें और उसके अंदर आप मीथेन के रिएक्शंस को लिखें। कम से कम जगह में आप इसको समराइज़ करें ताकि ये तमाम की तमाम रिएक्शंस एक ही पेज पर आपके सामने आए। ये आप 3-4 पेज पे लेके जाएंगे तो फिर आपको इसको रिपीट करना, आपको इसको रिवाइज़ करना मुश्किल होगा। इसलिए अपनी आदत बनाएं कि आप इनको एक पेज पर समराइज़ करें। मीथेन पढ़ा, इथेन पढ़ा, दोनों को आप अलग-अलग समराइज़ करें, एक पेज पर समराइज़ करें। बनाने के तरीका और इससे होने वाले रिएक्शंस को आप एक पेज पे लिखें, हेडिंग को लिखें और इक्वेशन को लिखें। तो ये तो सबसे पहले काम करने जाना है और अपने पास इसको सेव करें। तो दूसरा काम क्या करना है, जो आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे आप उनको सॉल्व करें और पहले आप समराइज़ करेंगे, उसके बाद फिर आप इसको रिवाइज़ करेंगे और रिवाइज़ करने के बाद फिर आप असाइनमेंट्स को करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो तरीका आपको बताया जा रहा है ये अब से लेकर आखिरी लेक्चर्स तक के लिए ये तरीका है, यानी केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप सीरीज़ लेक्चर्स की जो ले रहे हैं उनके अंदर अब आपने इसी तरीक़ों को अपनाना है। इस तरीके को अपनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। केमिस्ट्री ऑफ इथेन को आपने डिस्कस किया। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जी केमिस्ट्री ऑफ इथीन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा अगला लेक्चर होगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।